वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हम लोग आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, जो कंप्लीट एनसीईआरटी होगा। देखिए, क्लास 6 और क्लास 12 इन दोनों में प्राचीन भारत का इतिहास है, क्लास 6 और क्लास 12। तो हम लोग क्लास 6 के पूरे टॉपिक को हम लोग देखेंगे। क्लास 6 का ये होगा एनसीईआरटी का, और ये पहला किताब का नाम है हमारा अतीतवान। तो ये इतिहास का है, प्राचीन भारत। तो चूँकि क्लास 6 में है प्राचीन भारत, हमारा अतीतवान, फिर क्लास 7 में मध्यकालीन हो जाता है। तो क्लास 6 और क्लास 12, इसके बाद हम लोग देखेंगे और भी कुछ किताबों को। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हम लोग कंप्लीट देख लें। ये हमारा पहला अध्याय है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अतीत के मनुष्यों के बारे में जानकारी, जो अतीत या अर्थात जो प्राचीन भारत, प्राचीन जो मनुष्य हैं, उनके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होता है कि वे क्या क्या थे। आखेटक थे। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। पशुपालक थे, शासक भी थे, पुरोहित भी थे, शिल्पकार भी थे, कलाकार भी थे, संगीतकार थे, वैज्ञानिक थे, बच्चों के खेल खेलते थे, उनका रहन सहन, नाटक, कहानियाँ, इन सभी से जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि वे किस प्रकार के खेल खेलते थे, रहन सहन कैसा था, उन्होंने जो नाटक लिखा है उनके कहानियों से, उसके बाद उनके शिल्प से। तो ये सब से प्राचीन मनुष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो प्राचीन मानव होते थे, अर्थात जो अतीत के मानव होते थे, सबसे इम्पोर्टेंट है वे कैसा होते थे। खाद्य संग्राहक होते थे, भोजन को ढूंढने वाले। और यह कहाँ पे साक्ष्य इसका प्राप्त हुआ है? नर्मदा नदी के तट पर। तो नर्मदा नदी के तट पर एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, नर्मदा नदी तट। ये वहाँ से प्राप्त हुआ है कि ये खाद्य संग्राहक थे। अर्थात मोस्टली जो प्राचीन जो व्यक्ति थे, प्राचीन मानव थे, उनका भारत में डेवलपमेंट कहाँ देखने को मिला है? नर्मदा नदी के तट पर। और वे कैसे थे? तो खाद्य संग्राहक थे, भोजन को ढूंढने वाले, अर्थात इधर उधर शिकार करके या भोजन को तलाश करके अपना जीवन यापन करते थे। कौन कौन से वस्तु ये संग्रह करते थे? जैसे कि जड़, फल एवं जंगल के अन्य उत्पाद। तो घूम घूम कर जड़, फल और जंगल के अन्य उत्पाद को ये क्या करते थे? संग्रहित करते थे। इनका सबसे मुख्य व्यवसाय था शिकार करना, अर्थात ये आखेटक थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, आखेटक थे। आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। मनुष्यों के द्वारा उपजाई गई पहली फसल कौन थी? गेहूं और जौ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्यों के द्वारा पहली उपजाई गई फसल थी गेहूं और जौ। जौ को उस समय जौ कहा जाता था। कब खोजा गया? लगभग 8000 बरस पहले। 8000 बरस पहले। अब यह कहाँ पे खोजा गया? उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों में। एक एक चीज़ याद रखेंगे, एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न इसी किताब से आते हैं। मनुष्यों के द्वारा सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? तो वैसे तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, लेकिन पालतू जैसे कि मवेशी के रूप में इस्तेमाल किया गया कौन कौन जानवर? बकरी, भेड़, बैल, गाय। 8000 बरस पहले। तो लगभग 8000 बरस पहले गाय, बकरी, भेड़, बैल, इन सभी को क्या किया गया? मनुष्यों के द्वारा पालतू बनाया गया।
मनुष्यों का निवास स्थल अतीत में कहाँ था? 8000 बरस पहले गांवों में था। तो अतीत की चर्चा जब हम लोग कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में कितने बरस पहले की चर्चा है? लगभग 8000 बरस पहले। तो इनका निवास स्थल कहाँ पे था? गांवों में था। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में सबसे पहले अनाज उत्पादन कहाँ पे? विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। तो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में सबसे पहले अनाज उत्पादन का साक्ष्य मिलता है। कहाँ पे? विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। कौन? चावल। चावल का साक्ष्य। तो चावल के उत्पादन का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ पे मिला? उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में सबसे पहले अनाज का उत्पादन का साक्ष्य मिला विंध्य पहाड़ी के उत्तर में। किस चीज का? चावल का। इस क्षेत्र में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में सबसे पहले कृषि का विकास हुआ? तो लगभग 8000 बरस पहले उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी के उत्तर में सबसे पहले अनाज का उत्पादन का साक्ष्य मिला है। वो भी कौन? चावल का। सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में। तो सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में। कब? लगभग 4700 बरस पहले। लगभग 4700 बरस पहले। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले नगरों का विकास कहाँ पे हुआ? सिंधु और उसके सहायक नदियों के क्षेत्र में। लगभग 4700 बरस पहले। एक एक टॉपिक, एक एक डेट इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। गंगा एवं उसकी सहायक नदियों और समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? लगभग 2500 बरस पहले। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों और समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ लगभग 2500 बरस पहले। प्राचीन काल में गंगा और इसकी सहायक नदियों का विशाल क्षेत्र कौन था? तो उसे मगध कहा जाता था, जो कि आधुनिक बिहार है, और यही सबसे पहला बड़ा राज्य था। तो प्राचीन काल में गंगा और इसकी सहायक नदियों का विशाल क्षेत्र कौन था? मगध, जो कि सबसे बड़ा पहला बड़ा राज्य था। और अभी जो यह कहाँ पे है? आधुनिक बिहार में। प्राचीन भारतीय क्षेत्र का नाम था भारतीय उपमहाद्वीप। तो प्राचीन काल में भारतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता था? भारतीय उपमहाद्वीप। इस भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत में बहुत सारे क्षेत्र शामिल हुआ करते थे। कौन कौन? जैसे दक्षिण एशिया के क्षेत्र। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, जबकि अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार भी शामिल थे। तो दक्षिण एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे। और दक्षिण भारत में आता था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। अब दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता था? दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता था कि यह बहुत ही विशाल क्षेत्र है, बहुत ही विशाल क्षेत्र है। बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण कि जो दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र था वह काफ़ी विशाल था, और यहाँ पे पर्वत, समुद्र, पहाड़ी इन सभी में यह क्या हुआ था? तो बटा हुआ था। इसी कारण इसे उपमहाद्वीप की श्रेणी में रखा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का कारण, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाते थे। अब उसका कारण क्या था? तो पहला तो था कि काम की तलाश में, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आ गया तो उससे बचने के लिए, दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, व्यापार करने के लिए, समुद्री व्यापार करने के लिए। किससे? तो समुद्री व्यापार जो था या फिर व्यापार था काफिलों या फिर समुद्री जहाज़ों से होता था। शिक्षा के लेन देन के लिए, नए एवं रोचक स्थानों की खोज करने के लिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। किस लिए? काम की तलाश में, किसी प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए।
दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए, काफिले या समुद्री जहाज से समुद्री व्यापार करने के लिए, शिक्षा का लेन देन करने के लिए, नए एवं रोचक स्थानों की खोज करने के लिए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। अब भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाले क्षेत्र कौन कौन थे? तो पहाड़ियाँ, पर्वत और समुंदर। तो ये सभी जो थे सीमा का निर्धारण करते थे। अर्थात जैसे कि अभी हिमालय जो पर्वत है भारत और चीन की सीमा बनाता है, उसी प्रकार जो बंगाल की खाड़ी है वह भारत और श्रीलंका की सीमा बनाता है। तो भारतीय उपमहाद्वीपों में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाले क्षेत्र थे पहाड़ियाँ, पर्वत और समुंदर, आज भी हैं। अब देखिए, भारत के लिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई। तो भारत की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई? इंडिया से। पहले भारत का नाम इंडिया ही शुरुआत किया गया। यह इंडिया इंडस शब्द से निकला है। इंडस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सिंधु। तो भारत के लिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई किससे? इंडस शब्द से। और यह इंडस शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कौन? सिंधु। पहले जो था अतीत में सिंधु के क्षेत्र में ही नगरों का विकास हुआ, मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो सिंधु को ही प्राचीन नगर की श्रेणी में रखा जाता था। तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा शहर था सिंधु क्षेत्र। तो इसीलिए वहीं के नाम पर भारत को एक बड़ा भारतीय उपमहाद्वीप मान लिया गया। तो भारत के लिए इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? इंडस से, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है सिंधु। इंडिया शब्द देने वाले देश कौन थे? तो इंडिया शब्द को देने वाले कौन कौन से देश थे? उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने क्या कहा? इंडिया कहा। कब? लगभग 2500 बरस पहले। तो इंडिया शब्द का नाम किसने दिया? ईरानियों और यूनानियों ने। इन्होंने सिंधु नदी को जो उत्तर, ये कहाँ से आए थे? उत्तर पश्चिम से। इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा था या फिर इंदोस कहा था, और इस नदी के पूर्व में जो भूमि प्रदेश था उसे इंडिया कहा गया। इन्हीं के द्वारा, ईरानियों और यूनानियों के द्वारा। कब कहा गया? लगभग 2500 बरस पहले। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया शब्द किसने दिया? ईरानियों और यूनानियों ने, जो उत्तर पश्चिम से भारत आए थे। अब है कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? भारत। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह क्या कहलाता है? भारत कहलाता है। इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में है, जो लगभग 3500 बरस पहले लिखा गया था। तो उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने भारत के नाम पर ही भारत रखा। यहाँ पे भारत के राजा थे, राजा भरत दुष्यंत के लड़के थे, तो इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा है। और इसका उल्लेख कहाँ पे है? तो संस्कृत की जो सबसे पहली ग्रंथ है ऋग्वेद, उसी में है, जो कि 3500 बरस पहले लिखा गया था। तो भारत देश का नाम किसके नाम पर पड़ा? राजा भरत के नाम पर, राजा भरत के नाम पर। अभी अतीत के बारे में जानकारी कैसे कैसे मिलता है? तो सबसे पहला स्रोत है पांडुलिपि। अतीत के बारे में जानकारी का स्रोत है पांडुलिपि। ये पांडुलिपि क्या होते हैं? हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। उसके बाद मनुस्क्रिप्ट, जिसे मनुस्मृति कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। इसमें लैटिन शब्द है मैनु, जिसका मतलब होता है हाथ से निकला हुआ। तो अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत है पांडुलिपि। ये पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी गई पुस्तकें होती हैं। उसके बाद है मनुस्क्रिप्ट, मनुस्मृति। यह, इसमें जो मैनु का मतलब होता है एक लैटिन शब्द है। इस लैटिन शब्द मैनु का मतलब होता है हाथ से निकला हुआ, हाथ से निकला हुआ।
इसके बाद भी अतीत के बारे में जानकारी के स्रोत हैं महाकाव्य, नाटक, कविताएं, अभिलेख। उत्तर भारत में पांडुलिपियों को लिखने का स्थल क्या था? ताड़पत्र। उत्तर भारत में अभिलेख कैसे लिखे जाते थे? ताड़पत्र से, अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष रूप से तैयार भोजपत्र पर। तो उत्तर भारत में पांडुलिपियां कहाँ पे लिखी जाती थी? ताड़पत्रों पर। जो ताड़ होते थे उसके जो बड़े बड़े पत्ते होते थे उन पर लिखा जाता था, या फिर हिमालय में एक प्रकार का पौधा उगता था, पेड़, जिसका नाम था भुर्ज, तो उसकी छाल पर लिखा जाता था, जिसको भोजपत्र कहा जाता था। तो इसी भोजपत्र पर लिखा जाता था, या फिर ताड़पत्र पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्राचीन पांडुलिपियों कहाँ पर लिखी जाती थी? मंदिरों एवं विहारों से। तो इनकी जो प्राप्ति हुई है प्राचीन पांडुलिपियों की, ये कहाँ पे हुई है? मंदिरों एवं विहारों से। विहार एक बौद्ध मठ होता है जहाँ पे बहुत सारे बौद्ध साधु आकर रहते हैं। तो मंदिरों एवं विहारों से प्राचीन पांडुलिपियों की प्राप्ति हुई है। पांडुलिपियों की जो चर्चा है धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान की चर्चा करता है। तो पांडुलिपियों में किस चीज़ की चर्चा है? धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों की, राजाओं के जीवन की, औषधियों एवं विज्ञान की, इन सभी की चर्चा पांडुलिपियों में की जाती है। पांडुलिपियों, महाकाव्य, नाटक या कविता की भाषा कौन थी? संस्कृत और प्राकृत तमिल। तो जो पांडुलिपियां थी, महाकाव्य थे, नाटक थे या फिर कविता थे, कौन सी भाषा में लिखी होती थी? संस्कृत में, प्राकृत में या फिर तमिल में। तो पांडुलिपियों, महाकाव्य, नाटक और कविता कौन सी भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में। अतीत काल में आम बोलचाल की भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी। तो उस समय, प्राचीन समय में बोलचाल की भाषा कौन सी थी? लोग कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा में। अब है अभिलेख। अभिलेख क्या है? तो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया हुआ एक लेख होता है। तो पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर जो लेख लिखा जाता है, उकेरा जाता है, उन्हें ही अभिलेख कहा जाता है। तो इन अभिलेखों में मुख्यतः राजा रानियों, शासकों के द्वारा अपनी विजय गाथा और शासन आदि का उल्लेख होता है। तो अभिलेखों पर राजा रानी क्या करते थे? अपनी विजय गाथा लिखवाते थे, अपनी शासन व्यवस्था लिखवाते थे, राजा अपनी रानी के बारे में, अपना साम्राज्य के बारे में, इन सभी की लिखित होती थी अभिलेख। तो इनसे भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। ये पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं। इसके बाद अब आता है लिपि। लिपि जिसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रिप्ट। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं जो संकेतों और अक्षरों से बनी होती है। तो संकेतों और अक्षरों को हम लोग लिपि कहते हैं। इन लिपि का उपयोग हम लोग लिखने में करते हैं। तो संकेतों और अक्षरों को हम लोग स्क्रिप्ट यानी लिपि कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग लिखने में करते हैं। इसके बाद भाषा। जब हम कुछ बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। तो बोलने में भाषा का और लिखने में लिपि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पुरातत्व। तो पुरातत्व से भी अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अतीत की जो भी सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन्हें पुरातत्व कहा जाता है। पूरा मतलब प्राचीन, तत्व का मतलब वस्तु, प्राचीन वस्तुएं। तो अतीत से प्राप्त कई वस्तुएं जो होती हैं उन्हें पुरातत्व कहा जाता है। पुरातत्वविद अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली कई अन्य वस्तुएं जैसे कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों,
अथवा मूर्तियों का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। तो जो व्यक्ति अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाने वाली कई अन्य वस्तुओं जैसे कि पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करता है, उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद। अब पुरातत्वविद और क्या करते हैं, इसे भी हम लोग देखें। तो जो पुरातत्वविद होते हैं ये औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं ताकि अतीत के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सके। तो अतीत के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए ये जो पुरातत्वविद होते हैं औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों और सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। ये जो सभी वस्तुएं हैं पत्थर, पक्की ईंट और धातुओं से निर्मित होती हैं जो कठोर एवं कभी भी नष्ट नहीं होने वाली होती हैं। जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों को भी ढूंढा जाता है। तो पुरातत्वविद क्या करते हैं? औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। ये सभी वस्तुएं जो होती हैं पत्थर, पक्की ईंट और धातुओं से निर्मित होती है एवं कभी भी नष्ट होने वाली नहीं होती है। जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियों को भी इन पुरातत्वविदों के द्वारा ढूंढा जाता है। अब हम लोग आते हैं ईसा पूर्व, AD, BC इन सब के बारे में। देखिए, अगर लिखा है 2000 ईसा पूर्व अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 2000 बरस पहले, तो यह जो 2000 ईसा पूर्व अगर लिखा है 2000 ईसा पूर्व, तो ईसा मसीह को हम लोग मानते हैं 0। तो इसी को वहाँ से 2000 बरस पहले का समय के बारे में बताएगा। ईसवी का मतलब, ईसा पूर्व का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, BC। बिफोर क्राइस्ट अर्थात ईसा पूर्व को BC भी लिखते हैं, अर्थात क्राइस्ट के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से 2000 ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसवी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से। तो जब ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था तो वहाँ की तिथि से समय को हम लोग ईसवी बोलते हैं। इसे AD भी कहा जाता है। AD अर्थात एन्नो डोमिनी। क्या? AD अर्थात एन्नो डोमिनी। एन्नो डोमिनी को हम लोग कॉमन एरा भी कहते हैं, CE भी कहते हैं। एन्नो डोमिनी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन एरा, CE। उसके बाद BC को BCE भी कहते हैं। BC का मतलब अभी हमने बताया बिफोर क्राइस्ट, तो इसे BCE अर्थात बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है। भारत में तिथियों के रूप में AD और BC का प्रयोग कब हुआ था, कब शुरुआत किया गया? 200 बरस पहले। तो पूरे विश्व में यह 2000 बरस पहले शुरुआत हो गया, लेकिन भारत में तिथियों के रूप में इस AD और BC का प्रयोग कब शुरुआत किया गया? 200 बरस पहले। इसके बाद है BP का मतलब होता है वर्तमान से पहले, बिफोर प्रेजेंट। वर्तमान में पूरे विश्व में तिथियों का प्रयोग AD और BC के रूप में ही होता है। तो आज वर्तमान में पूरे विश्व में जो तिथियां हैं AD और BC के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं। लिपियों को पढ़ने की शुरुआत कब हुई? 5000 बरस पहले मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बा में। तो इम्पोर्टेंट है कि लिपियों को पढ़ने की शुरुआत कब हुई? 5000 बरस पहले मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक कस्बा में एक राजा रानी के द्वारा। कहाँ पे? किसके द्वारा? एक राजा रानी के द्वारा। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, उससे हम लोग देखें कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है जहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में लिखा गया है। यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकार। तो ये लोग कौन कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? यूनानी और मिस्री लिपि में।
कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ की राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर प्राप्त हुआ है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भाषाओं में और 2 अलग अलग लिपियों यूनानी और मिस्री में लिखे गए हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं और इस फ्रेम को कारतूस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारतूस। इंपॉर्टेंट है, इस फ्रेम को क्या कहा जाता है? कारतूस। अब कुछ शब्द लिखे जाते थे, जैसे कि एल लिखा जाता था, तो इसका मतलब यह था कि वो शेर को बताता था। कौन? शेर। ए चिड़िया को बताता था। तो ये सभी सिंबल थे, लिपि के रूप में लिखे जाते थे। एल लिख दिया तो उसका मतलब होता था शेर। एल लिखे उसके बाद ए लिखा गया तो उसका मतलब होता था चिड़िया। क्या? चिड़िया। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चित्र में दर्शाया गया है, ये एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का है। जैसे एल लिखा हुआ है तो यहाँ पे देखिए ये शेर को दर्शाता है, एल मतलब लॉयन। ओ लिखा गया है तो कोई गठरी को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये ए लिखा गया है, ए का मतलब क्या हो गया? ये पक्षी है। ए का मतलब हो गया चिड़िया, ये एल का मतलब हो गया शेर। ये सभी उस समय की लिपि थी, यूनानी लिपि, यूनानी और मिस्री लिपि। अब यहाँ पे देखिए कुछ चित्र दे दिए गए हैं। यहाँ पे दिया गया है बाएं में प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। ये जो है प्राचीन नगर से एक पात्र की प्राप्ति हुई है, जिसे मृदभांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदभांड। इस तरह के पात्रों का प्रयोग कब होता था? 4700 बरस पहले। तो इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 बरस पहले होता था। दाएं में एक चांदी का पुराना सिक्का है। तो यहाँ पे देखिए चांदी का एक पुराना सिक्का है। ये दोनों चांदी का पुराना सिक्का है। इस तरह के सिक्के का प्रयोग 2500 बरस पहले होता था। कब? 2500 बरस पहले किसी भी आकार में होता था यह। तो प्राचीन नगर से ये मृदभांड की प्राप्ति हुई है और ये सिक्कों की प्राप्ति हुई है, और इसका प्रयोग 4700 बरस पहले होता था और इन सिक्कों का प्रयोग 2500 बरस पहले। ये चांदी के सिक्के हैं। कौन? चांदी के सिक्के। उसके बाद ये देखिए, ये एक पांडुलिपि है। ये एक पांडुलिपि है जो ताम्र पत्रों से पर लिखा गया है। ताम्र पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यह पांडुलिपि लगभग 1000 बरस पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पेड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से ऐसे ही बनी एक पांडुलिपि प्राप्त हुई है। तो यह ताड़ पत्र है और इसी प्रकार की भुर्ज पेड़ की छाल से भी बनी एक पांडुलिपि की प्राप्ति हुई है। ये देखिए, यह एक पुराना अभिलेख है। यह एक अभिलेख है। यह क्या है? तो एक अभिलेख है। यह जो अभिलेख है यह 2500 बरस पहले प्राप्त हुआ है। 2250 बरस यह पुराना अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसे किसने उत्कीर्ण कराया है? तो सम्राट अशोक ने। तो यह 2250 इस बरस पूर्व अभिलेख है जो अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसे सम्राट अशोक ने उत्कीर्ण कराया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग को सोल्व करना है, तो सोल्व करते हैं। मिलाना है। जैसे नर्मदा घाटी, तो हमने अभी पढ़ा है कि
कि नर्मदा घाटी में क्या मिला है, तो चावल और कृषि के साक्ष्य मिले हैं। चावल और कृषि के, आरंभिक कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला का तो हो जाएगा डी। मगध, अभी हमने पढ़ा कि मगध जो था प्राचीन भारत का सबसे विशाल क्षेत्र था, पहला बड़ा राज्य था। इसके बाद गारो पहाड़ियाँ। गारो पहाड़ियाँ में अभी हमने पढ़ा कि आखेटक और संग्रहण के छात्र के प्रमाण मिले हैं। आखेटक एवं संग्रहण, सिंधु और उसकी सहायक नदियों, ये क्या थे, तो यहाँ पे प्रथम नगर की प्राप्ति हुई है। और गंगा घाटी से जो मगध का क्षेत्र है, लगभग 2500 बरस पूर्व के नगर यहाँ से, जैसे कि मगध, उनकी मगध क्षेत्र था 2500 बरस पहले। तो ये तो था हमने मिलाने के लिए मिला था, जो हमारा पूरा हो गया। अब यहाँ पे देखिए सभी इलाके दिए गए हैं, इसे आसानी से आप लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी का है। यह चित्र एनसीईआरटी से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यह है काबुल अफ़गानिस्तान का, सुलेमान पर्वत, यहाँ पे देखिए किरधर पर्वत है, सिंधु नदी है ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। यहाँ पे सिंधु की 5 सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। इधर हिमालय है, गंगा घाटी है, जमुना है, चंबल है। तो ये सभी जो है इसमें आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ये है उत्तर पूर्व का इलाका, ब्रह्मपुत्र नदी बह रहा है, गारो पहाड़ियाँ, गंगा नदी। इसके बाद यहाँ पे बीच में सोन नदी, बिंद की पहाड़ियाँ हैं। यह है उड़ीसा में महानदी, नर्मदा है मध्य प्रदेश में। इसके बाद इधर राजस्थान और गुजरात में सतपुड़ा और ताप्ती नदी है। फिर दक्षिण भारत में बात की जाए तो यहाँ पे है गोदावरी, दक्कन का क्षेत्र जो पहाड़ी होता है, दक्कन के इलाके, कृष्णा नदी है। यह है पश्चिमी घाट और यह है पूर्वी घाट। तुंगभद्रा बह रही है, यहाँ पे है पेनार नदी केरल में। और उसके बाद है यह है कावेरी। इधर है बंगाल की खाड़ी और यह है अरब सागर। और यहाँ पे है अंडमान निकोबार का द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का द्वीप समूह। तो इसे भी हम लोग देख सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में हिंद महासागर। तो ये देखने के लिए है, यह चित्र भी आसानी से हम लोग देख सकते हैं कि कौन इलाके कहाँ पे हैं। एनसीईआरटी में सब दिया गया है, एनसीईआरटी का ही सारा चित्र है। तो ये तो था हमारा पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया। अब देखते हैं दूसरे अध्याय में। तो पहला अध्याय समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे अध्याय पर। दूसरा जो अध्याय है उसका नाम है आखेटक, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो अभी हमने देखा पहला अध्याय में कि मनुष्य कैसे थे, तो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। लेकिन अब आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक बन गए हैं। तो कैसे बने उसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस अध्याय में। आरंभिक मानव जो थे वे आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, भोजन का संग्रह करने वाला थे। ये 20 लाख साल पहले की बात है। कब की बात है? 20 लाख साल पहले की बात है कि आरंभिक मनुष्य जो थे वे खाद्य संग्राहक अर्थात आखेटक थे, शिकारी थे। उसके बाद खाद्य संग्राहक के रूप में आदि मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों एवं चिड़ियों का शिकार करते थे, पकड़ते थे। फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियों, अंडा आदि को ये क्या करते थे? इकट्ठा करते थे। याद रखेंगे। तो देखिए अब है कि आखेटक या खाद्य संग्राहक के द्वारा
एक जगह से दूसरे जगह घूमने का कारण क्या था? ये जो आखेटक होते थे प्राचीन अतीत के मानव, तो ये खाद्य संग्राहक के लिए अर्थात भोजन की तलाश के लिए एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। अब इसका कारण क्या था कि एक ही जगह पर ज़्यादातर दिनों तक रहने के कारण आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। तो इसीलिए जब समाप्त हो जाता था तो ये जगह बदल देते थे। तो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहने के कारण ये क्या करते थे, तो वहाँ के पौधों, फलों और जानवरों का शिकार करके खा जाते थे, समाप्त कर देते थे। जानवरों के द्वारा अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशियों के द्वारा चारागाह ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था और उनके पीछे आदि मानव भी शिकार के लिए चले जाते थे। तो जानवरों के द्वारा अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशियों के द्वारा चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जाता था और उनके पीछे आदि मानव भी शिकार के लिए चले जाते थे। पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, तो इस कारण से भी जो आखेटक थे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, क्योंकि पेड़ और पौधों में फल और फूल अलग अलग मौसम में आते थे। पानी की तलाश हेतु झीलों, झरनों और नदियों की तरफ जाना पड़ता था। पानी की तलाश के लिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। अब आरंभिक मानव के बारे में जानकारी के स्रोत कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी के स्रोत पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार जिनका उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने, भाले और बाण जैसे हथियार बनाने, ईंधन, झोपड़ियाँ आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता था। तो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार हुआ करते थे जिनका उपयोग फल और फूल को काटने के लिए, हड्डियां और मांस को काटने के लिए, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने, भाले और बाण जैसे हथियार बनाने, ईंधन, झोपड़ियाँ आदि बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। किसका? औजारों का। यहाँ पे देखिए उस समय के औजार दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी का है। पत्थर के बिना ढंग का औजार होता था। तो देखिए इस पहले अध्याय को हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और दूसरे अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अन्य दोस्तों को अन्य ग्रुपों में शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग इसको सब्सक्राइब कर लें।